बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह आ गया हमारा आज का इको 4G1 का जो पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपको सोल्यूशन भी साथ जरूर प्रोवाइड करूँगा। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प मिले। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली कुछ टाइम लगेगा, ये तमाम मेहनत आपके लिए की जा रही है। स्क्रॉल डाउन करके कुछ टाइम लगेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस आती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, ताकि आपकी कोई भी वीडियो अगर मैं आगे अपलोड करता हूँ वो आपसे मिस ना हो। काइंडली कुछ टाइम लेके नीचे स्क्रॉल डाउन करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद सीधा पढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। जो आज हमारा पेपर आया है, पेपर की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारे टोटल जो MCQs उसके थे वो है 40 MCQs थे और स्टूडेंट के मुताबिक कुछ जो आपके जो MCQs थे वो पास पेपर से भी आए थे और कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। यानी कि आपके जो मैक्सिमम जो MCQs थे वो आपके जो आए थे वो पास पेपर से आए थे, बाकी कुछ जो थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस से आप हैंडआउट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारे आए थे उन्हें रीड आउट कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे से क्या पूछ रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है डिस्कस करें कंपोनेंट्स ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। यानी हमने डिस्कस करना है एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक की जो है उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने बताना है। तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया कंपोनेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम यहाँ पर बता रहे हैं एसेट्स के बारे में बता रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में। वो ये है, हमने कहा सबसे पहले उसकी जो पॉइंट्स हमारे हमने पॉइंट से मेंशन किया है। एसेट्स में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फॉरेन रिजर्व्स, सेकंड है डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, थर्ड वन है लोन्स एंड एडवांसेस और हमारा फोर्थ वन है वो है गोल्ड रिजर्व्स। एसेट्स में हमारा क्या है, फॉरेन रिजर्व्स में क्या है, दीज आर टिपिकली compromised of foreign currencies and other foreign assets such as foreign government securities held by the central bank as a means of maintaining the stability of the country's exchange rate। तो ये तो हमारा क्या फॉरेन रिजर्व के। अच्छा, अब इन तमाम को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दूसरे के तमाम आंसर करेक्ट हैं, आप यहीं से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको ये आंसर के सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम आसान जो आंसर मैंने मेंशन किए सवाल के ये तमाम करेक्ट हैं। और यहीं से आप अपनी देख के आप यहीं से वीडियो के थ्रू अपने पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। और बाकी ये आपकी किस्मत पे होता है कि आपका एग्जैक्ट सेम सवाल आए या ना आए। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है डोमेस्टिक सिक्योरिटीज। दीज इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज issued by the central bank to manage the country's money supply and implement monetary policy. Third point है loans and advances. Central banks often provide loans to other financial institutions or governments to promote financial stability or support economic growth. जो फोर्थ पॉइंट है वो है गोल्ड रिजर्व्स। Some central banks hold gold as a reserve asset due to its perceived stability and value as a store of wealth। ये तो हमारे एसेट्स के बारे में हमने तमाम पॉइंट्स बता दिए हैं जो सेंट्रल बैंक की शीट्स के मुताबिक थे। तो थर्ड है हमने अब उसकी लायबिलिटीज़ बतानी है। सिंपली चलते हैं हम लायबिलिटीज़ की तरफ और उसकी जो पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। ये सेकंड करेंसीज एंड सर्कुलेशन, सेकंड है रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, थर्ड है गवर्नमेंट डिपॉजिट्स और फोर्थ है हमारा इशुएंस ऑफ सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी। उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। कंप्लीट सारे हो गए पॉइंट्स। हाँ, लायबिलिटीज में हमारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है करेंसी इन सर्कुलेशन। दिस रिप्रेजेंट द फिजिकल करेंसी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी विच इज टाइपिकली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेकेंड है रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। Commercial banks are required to hold a certain amount of reserves with the central bank to ensure their stability and liquidity. Third है वो है government deposits. Central banks may also hold deposits from the government which can be used to finance government spending or support the country's fiscal policies.
फोर्थ पॉइंट है वो है इशुएंस ऑफ सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज। सिमिलर टू अदर इशुएंस of securities, central banks may issue their own debt securities to finance their operations or raise funds for specific projects। ये तो हमारे हो गए तमाम लाइबिलिटीज के पॉइंट्स और उन्हें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन 1, जिसमें हमारे से एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा गया था, तमाम को हमने मेंशन कर दिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आया था पेपर में वो था डिफ्रेंशिएट करना था हमने इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस को। सबसे पहले हमें इंटरनेशनल ट्रेड को हमने मेंशन किया है, उसके बाद हमने किया इंटरनेशनल फाइनेंस को। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज across the international borders, typically through exports and imports. International trade is important because it allows countries to specialize in the production of goods and service in which they have a comparative advantage and to benefit from economies of scale। तो यहाँ ये तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बता दिया है। अब हमने बताना है इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंस ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दिस इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल लोन्स एंड बोरिंग। इंटरनेशनल फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स कंट्रीज टू फाइनेंस देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू मैनेज देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स and to hedge against risks such as currency fluctuations and interest rate changes। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। इन तमाम को मैंने पैराग्राफ में किया है। अगर आप चाहें डायरेक्ट इनको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरह कि मैं पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया मैक्सिमम इसके 3 पॉइंट्स बन गए। इसी सिंपल ऊपर वाले को भी इंटरनेशनल ट्रेड को भी मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप इनको पॉइंट्स में भी इनके डिफरेंस को मेंशन कर सकते हैं। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये इसके भी 3 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा पेपर में आया था, वो था व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज। अच्छा, ये सवाल 3 स्टूडेंट ने मेरे को मेंशन किया कि ये सवाल उनके पास आया है। काइंडली 3 स्टूडेंट ने मेंशन किया, तो इसको आपने जरूर अपना यहीं से आप देख लें। एग्जैक्ट आपने सेम ऐसी तरह लिखना है एग्जैक्ट आपने आपको, ताकि पूरे मार्क्स मिले। सवाल क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज रेट, आल्सो गिवन एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज रेट। कि एक्सचेंज रेट है क्या, आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। सिंपली हमने कहा एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द, एक्सचेंज रेट जो है वो रेफर करता है वैल्यू को करेंसी की इन रिलेशन टू अनदर कंट्रीज करेंसी। कह रहे एक्सचेंज रेट जो होता है, जो हमारी जो वैल्यूज होती है कंट्री की, जो करेंसी होती है वो दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करती है। इन अदर वर्ड्स में कहा जाए तो ये रिप्रेजेंट करती है अमाउंट करेंसी को दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्री, जो एक्सचेंज की जाती है दूसरी कंट्रीज के साथ। मतलब हमारी कंट्रीज की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्रीज में उस कंट्रीज के साथ उस कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाएंगी वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। तो एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट पेज तक जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको चले यहाँ से समझा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर हमने कहा है कि लेट्स से दैट, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, लेट्स से दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन US डॉलर एंड द यूरो इन 1 USD to 0.85 euro। This means that if you have 100 USD, you can exchange it for 85 euro। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे अगर USD और यूरो, एक USD को हम कन्वर्ट करें यूरो में, तो एक USD जो है वो 0.85 मतलब यानी यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर है वो 0.85 यूरो बनता है। और इसी तरह अगर हम 100 US डॉलर जो है उनको एक्सचेंज रेट करेंगे यूरो में, तो वो 85 यूरो बनते हैं। इसी तरीके हमने कहा कन्वर्सली इफ़ यू हैव 100 यूरो, अगर इसी को हम कन्वर्स करें, अगर आपका 100 यूरो हैं तो अगर आप उसको एक्सचेंज रेट करेंगे US डॉलर के साथ,
तो आपके पास एक 117.65 यूनाइटेड स्टेट डॉलर बनते हैं। सिंस 1 यूरो 1 पॉइंट USD इज इन दिस एग्जाम्पल। तो इसके मुताबिक एक जो है हमारा जो यूरो है वो बनता है 1.17 USD डॉलर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। सिंपली एक्सचेंज रेट हमने बताया कि होता क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन किया हमने एग्जांपल के तौर पे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और ये होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेरे 2 स्टूडेंट ने तो मेरे को बाकायदा मेंशन किया, मैंने मैक्सिमम 5 स्टूडेंट से अपना आपका पेपर पूछा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने मेंशन किया, उनको सॉल्व किया है। तो ये भी मेरे को 2 स्टूडेंट ने कहा है कि उनके पास ये सेम क्वेश्चन आया था डिफरेंस का, डिफरेंशिएट करना था इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी हमारे जो है सेम हमारी जो है जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हमारी जो सूरत हाल कंट्री की जो है वो यही चल रही है महंगाई के लिहाज से, तो इसलिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे आपके 2 डिफरेंशिएट सवाल आए थे। तो सिंपली इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमने बेसिक कंपेरिजन की जो हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर मेंशन है, इन्फ्लेशन की यहाँ पर जो आएंगी जो वैल्यूज आएंगी जो आएगा डिटेल्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगी, डिफ्लेशन की इसके सेकंड कॉलम में आएंगी। तो पहले हमने मीनिंग बताई है इन्फ्लेशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट देन द सिचुएशन इज टर्म एज इन्फ्लेशन। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर मैं आगे समझाने से पहले बता दूं, क्योंकि अभी हमारी जो महंगाई इस तरह की सूरत हाल चल रही है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के बाद ये सवाल आया, तो काइंडली इसको यहाँ से आप इसको ज़रूर इसको समझ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ये सवाल आए तो आपके पास पहले से आपको मैंने बता दिया है, तो आपकी जब इसकी तैयारी होगी तो आप इसको एग्जैक्ट लिख के पूरे मार्क्स ले सकते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सिंपली क्या हमने क्या मीनिंग ऑफ बताइए, इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट, कह जब जो वैल्यू मार्केट की जो है पैसों की जो वैल्यू है मार्केट में जब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन सिचुएशन इज टर्म एज इन्फ्लेशन। जो फिर सिचुएशन जो कंट्री में बनती है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन, वो सिचुएशन जिसमें जो आपकी मनी होती है वो इंक्रीज होती है, वैल्यू आपकी जो कम का जो आपके पैसे हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी मनी की जो होती है, जो आपके पैसे होते हैं उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे फिर कहते हैं डिफ्लेशन। इसका इफेक्ट क्या होता है, फिर इफेक्ट के बारे में हमने आगे बताया। इफेक्ट जो इन्फ्लेशन का होता है वो इंक्रीज होते हैं प्राइस लेवल, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है। जबकि अगर आपके पैसों की वैल्यू बढ़ जाए, डिफ्लेशन होती है, डिक्रीज होती है, जो आपकी जो चीज़ें होती है रोज़मर्रा की जो खाने पीने की, उनकी प्राइस में कमी आती है। फिलहाल जो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कीमतों की जो है बढ़ती जा रही हैं, ये सूरत हाल है। सेकेंड वन है जो हमारा जो यानी कि ऑप्शन है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम डज नॉट डिक्लाइन। इन्फ्लेशन में जो नेशनल इनकम होती है वो डिक्लाइन नहीं की जाती, जबकि जब आपकी जो डिफ्लेशन में होती है वो इनकम जो होती है वो डिक्लाइन कर देते हैं। गोल्ड प्राइसेस एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, डिफ्लेशन में जो होती है वो राइज होती रहती हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हमने की है, क्लासिफिकेशन में क्या है, सिंपली जो आपकी डिमांड हो जाती है इन्फ्लेशन की, कोस्ट की, पुश इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो आपकी डिमांड है वो कम की जाती है, पुल कर ली जाती है, ताकि आपकी इन्फ्लेशन भी इस वजह से फिर बढ़ती जाती है, महंगाई ऐसे सब बढ़ती जाती है। वो जैसे जैसे चीज़ें जो आती है उनकी कमी होती जाएगी, कदीम होती जाएंगी, प्राइस वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं। जबकि डिफ्लेशन में जो होता है, डेप्थ जो होता है डिफ्लेट होता है, आपकी जो कर्ज होता है वो कम हो जाता है, मनी जो सप्लाई साइड डिफ्लेशन होती है, क्रेडिट जो होता है वो डिफ्लेशन हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए आपकी वैल्यू जो है करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। ये तो हमारे डिफरेंस हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर कहा गया कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी जो फॉलोइंग जो हमारे ऑप्शन है वो स्टॉक का लाएंगे या कौन से हमारे पास फ्लो का लाएंगे वेरिएबल। तो सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन करें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टॉक के लाएगा, आगे मैंने आंसर मेंशन किया है, या आपके पास मेंशन दे, सिंपली आपने मेंशन करना है ये स्टॉक है या फ्लो है। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा है वो स्टॉक है, रिडेंडेंसी जॉब ले ऑफ जो है वो हमारा फ्लो है, प्रॉफिट जो है वो हमारा फ्लो है, फर्म स्टॉक मार्केट्स वैल्यूएशन शेयर प्राइस जो है वो स्टॉक है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो है स्टॉक है। अच्छा, ये तो 5 पॉइंट जो मैंने मेंशन किए हैं, आपके पास क्या पता पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सवाल आपके पास आ सकता है, ये पूरे चांसेस हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम आ जाए सारे के सारे पॉइंट्स
ये कंफर्म नहीं है। क्यों? वो आपके पास थोड़े वर्ड्स चेंज कर भी सकते हैं, आपने फिर उसको डिस्क्राइब करना है स्टॉक है या फ्लो है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था। इसमें हमसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या सजेस्ट किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज पुअर कंट्रीज के लिए जो ग्रो करने के लिए डिस्कस दोस पॉलिसी। वर्ल्ड बैंक ने जो पुअर कंट्रीज है जो ऐसा था जिनके हालात ख़राब हो गए उनके लिए क्या पॉलिसीज मेंशन की हैं उन्हें डिस्कस करके उनके हमारे को एक्सप्लेन करें, उनके बारे में हमें बताएं। हमने सिंपली कहा कि वर्ल्ड बैंक ने द वर्ल्ड बैंक सजेस्ट अस range of structural reform policies for poor countries to help promote economic growth and development. Here are some of the key policies. कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने जो सजेस्ट किए चीज़ की पॉलिसीज़ हमें बताई हैं ताकि जो कंट्रीज हैं जो पुअर कंट्रीज है वो ग्रोथ करें, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं। उनकी जो की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ ये हैं। फर्स्ट वन जो है मैं साथ साथ हाईलाइट कर लेता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वन है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है कि पुअर कंट्रीज ऑफन फेस फिस्कल चैलेंजेस सच एज हाई लेवल्स ऑफ डेब्ट, बजट डिफिसिट एंड वीक टैक्स कलेक्शन। द वर्ल्ड बैंक रिकमेंड्स दैट पुअर कंट्रीज फोकस ऑन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी by improving tax collection, reducing wasteful spending and prioritizing spending on key areas such as education, health and infrastructure. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है वो है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन इसमें क्या है पुअर कंट्रीज ऑफन फेस बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग हाई टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड subsidies in other countries. The World Bank recommends that poor countries promote trade liberalization by reducing their own trade barriers, seeking greater market access in other countries, and participating in regional and global trade agreements. ये क्योंकि हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने क्या है वो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में पुअर कंट्रीज ऑफन स्ट्रगल टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट due to issues such as corruption, weak property rights and regulatory uncertainty. The World Bank recommends that poor countries improve their investment climate by strengthening property rights, reducing red tape, promoting competition and improving access to finance. ये होगी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट बन गए होंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इन तमाम पेपरों में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल अदा कर कामयाबी दे और तमाम स्टूडेंट आप इन तमाम एग्जाम्स में जो मैंने सवाल मेंशन किए हैं मेरी दुआ है मैक्सिमम के बाद सेम क्वेश्चन आ जाएं ताकि वो पूरे मार्क्स अपने हासिल कर पाएँ। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आमीन नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।